हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग जीएस के जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक आपका क्या है, पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की बात करें और पॉलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, राजतंत्र या राज व्यवस्था। राज व्यवस्था आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के लिए एक बड़ा पार्ट कंप्लीट करता है और जिसमें हमें क्या देखना रहता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के टॉपिक पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था को कवर करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन अनुच्छेद में से आप देखेंगे कि जनरली किसी भी एग्जाम में जीएस के पॉलिटी टॉपिक से कोई ना कोई अनुच्छेद उठाकर पूछ लिया जाता है और जो बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड है। और ये अनुच्छेद आपके कितने हैं, 1 से लेकर 50 तक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट अनुच्छेद की तरफ नजर डालेंगे। तो अनुच्छेद फर्स्ट हमें किसके बारे में बताता है, तो क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि भारत जो राज्यों का संघ है उसके बारे में, उसका नाम इंडिया अर्थात भारत है, इसके बारे में आपको बताता है। और दूसरा क्या है, राज्य क्षेत्र, मतलब हमारे राज्य क्षेत्र कहाँ तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा अनुच्छेद सेकंड यानी कि दूसरा अनुच्छेद। इसमें आपको क्या मिलेगा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थान, यानी कि आने वाले समय में भारत में कुछ और भी नए राज्य जोड़े जा सकते हैं या राज्यों का डिवीज़न भी किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हमारी किस में मिलेंगी, अनुच्छेद सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा अनुच्छेद थर्ड, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यानी कि जब हम किसी राज्य का निर्माण करते हैं तो उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी और उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उससे रिलेटेड, और उसके नाम में परिवर्तन। यानी कि आप देखते हैं कई बार किसी राज्य का नाम बदलकर चेंज कर दिया जाए या कुछ किया जाए, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें कहाँ पे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा अनुच्छेद थर्ड में। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में आप देखेंगे कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो देखिए, अनुसूचियां जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, तो उसमें से जो पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है उसमें जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, तो अनुच्छेद नंबर 4। और 2 और जो 3 अनुसूची है उसके अंतर्गत जो विधियां या जो तौर तरीके लिखे गए हैं उसके बारे में जो भी संशोधन होंगे वो हम लोग किस में देखेंगे, अनुच्छेद 4 में। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद नंबर 5। यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो प्रावधान है ये आपका नागरिकता से संबंधित है और इसीलिए अनुच्छेद 5 में आपको क्या बताया जाएगा, भारत की संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान आपको इसमें बताया जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 6 की तरफ नजर डालते हैं। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और देश से भारत में आता है तो उसको किस पर्पस से नागरिकता दी जाएगी, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 6 पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। यानी कि अगर इंडिया से कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, अभी तक तो वो इंडिया का एक नागरिक था, लेकिन अगर वो किसी अदर कंट्रीज, और यहाँ पर प्रॉपर किसको बताया गया है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे जब वो जाता है तो उसके लिए किस हिसाब से नागरिकता रहेगी, उसकी नागरिकता कैसे खत्म की जाएगी, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपका किस में रखा गया है, अनुच्छेद 7 में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो देखिए, जैसे भारत के बाहर कोई व्यक्ति रहने चला जाता है, कोई व्यक्ति अमेरिका गया, ब्रिटेन गया या कनाडा गया, कहीं पे भी रह रहा है, तो उसकी नागरिकता कितने वर्षों में खत्म कर दी जाएगी या कब तक नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है या इसके बारे में जो शर्तें हैं वो आपको किस में मिलेंगी, अनुच्छेद नंबर 8 में मिल जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9, मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। जैसे आप किसी अदर कंट्री में चले गए, मान के चलते हैं कि हम लोग अमेरिका चले गए, अब वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें रहना है, इंडिया में वो रहना नहीं चाहता है। इससे रिलेटेड जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जब किसी विदेशी राज्य में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी नागरिकता इंडियन नहीं रहेगी। तो कितने टाइम तक नहीं रहेगी अगर विदेश में हम रहना चाहते हैं, इसका प्रावधान आपको किस में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 9 में। देखिए, नागरिकता से रिलेटेड और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य से रिलेटेड, उसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं,
इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक वीडियो में हम लोग अगर कम से कम एक क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक वीडियो में हमें कम से कम एक नंबर के लिए या एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 10। इसमें क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें कुछ विशेष परिस्थिति में होने वाले नागरिकता के अधिकार क्या हैं, वो कैसे बने रहेंगे, इसके बारे में हमें कब पता चलेगा, तो ये अनुच्छेद नंबर 10 पे इसका वर्णन किया जाएगा। समझ गए। आगे अनुच्छेद नंबर 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। मतलब नागरिकता से रिलेटेड कोई संशोधन है या नागरिकता से रिलेटेड कोई और कानून बनाना है, ये सारी बातें संसद में किसके अनुच्छेद के अंतर्गत होंगी, तो वो अनुच्छेद नंबर क्या है आपका 11। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ से अनुच्छेद 11 से है, यहाँ से नागरिकता का केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की कुछ और भी अनुच्छेद की तरफ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 12, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो राज्य के बारे में कि कौन सा राज्य क्या है, उसके बारे में जो परिभाषा से रिलेटेड अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 13, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखिए, असंगत मतलब होता है किसी से अलग करना, और अल्पीकरण का मतलब क्या हो जाता है, किसी को कम करना। तो आपको जो कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं वो किन परिस्थितियों में कम हो सकते हैं या किन परिस्थितियों में अल्प हो सकते हैं, यानी कि खत्म हो सकते हैं या ना के बराबर हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको किस में बताया जाएगा, तो ये आपको बताया जाएगा अनुच्छेद नंबर 13। ठीक है, आगे हम लोग पहुँचते हैं अनुच्छेद नंबर 14 की तरफ, जो क्या है, विधि की समझ समानता। विधि का मतलब यहाँ पे किससे है, तो यहाँ पे विधि का मतलब है कानून, यानी कि कानून के समझ हर व्यक्ति समान है। और इससे रिलेटेड जो बात है ये आपको किस में बताई गई है, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, और ये अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 15। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 15 पे हम लोग क्या देखते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, इन तीनों के बेस पे भेदभाव ना किया जाए, भेद का प्रतिषेध है। जैसे देखते हैं किसी भी धर्म को लेकर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय ना किया जाए, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई किसी भी तरह से। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, जाति को लेकर, जैसे किस जाति का कौन सा व्यक्ति है या निचली जाति का कोई व्यक्ति है या अपर कास्ट का कोई व्यक्ति है, उसके साथ किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, लिंग मतलब क्या है कि पुरुष और स्त्री के हिसाब से। देखते हैं हम लोग समाज में कई बार क्या होता है कि पुरुषों और स्त्रियों में कुछ चीज़ों को लेकर भेदभाव रखा जाता है, तो आगे ये कानूनन ऐसा कुछ भेदभाव ना किया जाए, उसके समानता की बात आपको किसमें बताई गई है, तो ये आपको बताई गई है अनुच्छेद नंबर 15 में, कि किसी भी धर्म, जाति और लिंग के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई तरह का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन का मतलब क्या है कि जब किसी सरकारी नौकरी या समाज में कोई भी चीज़ होती है और उसमें हर व्यक्ति को या हर क्राइटेरिया से आने वाले व्यक्ति को समान अवसर मिले, इसका प्रावधान आपको किस में मिलेगा, तो ये आपको मिलता है अनुच्छेद नंबर 16 में। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17 नंबर, ये है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। ये कुछ 15 से लेकर रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको देखेंगे 16 और ये यहाँ पे 17, दोनों की दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत का अंत किया गया। पहले क्या होता था कि कई अपर कास्ट के लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था निचली कास्ट के लोगों के लिए, और फिर उससे रिलेटेड क्या प्रावधान लाया गया कि अनुच्छेद 17 में ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। और छुआछूत के अंत के लिए ये कौन सा अनुच्छेद तैयार किया गया, अनुच्छेद नंबर 17 यानी कि 17। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 18, उपाधियों का अंत। देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी एक विशेष तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे उसमें एक अलग व्यक्ति से कोई अलग अधिकार नजर आए। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे वो कानूनन किसी व्यक्ति से ज़्यादा महत्व रखता हो। तो ऐसी उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद नंबर 18 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 19, वाक की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। वाक मतलब ही होता है बोलने की स्वतंत्रता, तो अपनी बात को कहना,
बोलने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे मन में जो भी आए वो हम बोल सकते हैं ओपनली या किसी को भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे वाक की स्वतंत्रता का मतलब केवल ये है कि हम अपनी मन की बात या अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को दबाया जाए या हमारे मन की बातों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान न की जाए। और इसीलिए 19 के ए में आप देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान रखा गया है। यानी कि आप देखते हैं कि जो प्रेस है यानी कि मीडिया है उसको पूरी तरह से सरकार या कानूनन के तौर पर उससे क्या देखा जाता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इसीलिए बोलने की जो स्वतंत्रता है या वाक स्वतंत्रता है ये आपके अनुच्छेद नंबर 19 में मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने के आरोप में उस पर कोई दोष लगाया गया है, फिर भी उसको एक सुरक्षा के तौर पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, या ये कहें कि उसको कभी भी सामाजिक तौर पे असुरक्षित महसूस नहीं करवाया जाएगा। जो भी कानूनन उसको सजा दी जाएगी वो उसका पालन किया जाएगा और उसके थ्रू उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो आपको कहाँ पर मिलता है, तो अनुच्छेद नंबर 20 में मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 21 की तरफ। अनुच्छेद नंबर जो 21 है ये किसमें है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब कोई व्यक्ति किसी कारण से अगर प्राण त्यागना चाहता है या अपने देह की स्वतंत्रता चाहता है तो वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत किस तरह से ऐसा कर सकता है। अगर वो बिना बताए किसी भी तरह से अपने प्राण को त्यागने की कोशिश करता है तो उस पर केस फाइल भी किया जा सकता है। यानी कि बोले कि उसे इस तरह से बिना किसी कारण के, बिना कानूनन संज्ञान के उसको अपने प्राण को त्यागने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको कहाँ पे मिलेगी, अनुच्छेद नंबर 21 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अनुच्छेद 21 का का। इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा का अधिकार है, कुछ गरीब आर्थिक तौर पे जो गरीब लोग हैं उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिल पाए ताकि सारे बच्चे शिक्षित हो पाएंगे और उससे कुछ समाज में पॉजिटिव या सकारात्मक परिवर्तन आ पाएंगे। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 21 के का में। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल सिचुएशंस बताई गई हैं जिनके थ्रू क्या होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। तो ये वर्णन जो है आपको कहाँ पर मिलता है, तो ये वर्णन आपको मिलता है अनुच्छेद नंबर 22 में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 23 की तरफ। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध किया गया है। देखें, मानव का दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि जब हम कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की मिलावट, किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह की चोरी, इस तरह की कोई भी सिचुएशन को क्रिएट ना करें। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, बाल श्रम, मतलब किसी भी बच्चे को जो कि शिक्षा का अधिकारी है या किसी भी ऐसे बच्चे को जो बालिग नहीं है उससे रिलेटेड बाल श्रम होता है, उस बच्चे से किसी भी तरह का श्रम या मजदूरी ना करवाई जाए। ये सारा प्रावधान जो है ये आपको कहाँ पर मिलता है, अनुच्छेद नंबर 23 में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 24, कारखानों में बालक का नियोजन का निषेध। देखें, कई बार आप देखते होंगे कि कई बड़े बड़े कारखानों में, औद्योगिक जगहों में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख लिया जाता है। इसके कई कारण हैं। एक तो ऐसे बच्चे तमाम मिल जाते हैं जिनको किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी है। दूसरा कारण इसका क्या है कि ऐसे बच्चे कम पैसे में या कम पेमेंट में रख लिए जाते हैं और फिर उनके द्वारा ये वर्क करवाया जाता है। तो कारखानों में किसी भी छोटे बच्चे, यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो पूर्णतः बालिग नहीं हैं, उनसे अगर कोई वर्क करवाया जाता है या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वर्क करवाया जाता है तो ये क्या है, कानूनन अपराध है। और इसको किस में रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 24 में रखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 यानी कि 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। देखें, भारत एक सर्वधर्म समभाव की भावना से जुड़ा रहने वाला देश है। यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, जैन, बौद्ध, हर तरह के लोग मिलते हैं, यानी कि हर तरह के धर्म को मानने वाले। और इसीलिए किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो अपने धर्म का आचरण, अपने धर्म का पालन करने में, अपने धर्म का प्रचार करने में। इसीलिए उसके धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो आपको किस में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 25 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अनुच्छेद नंबर 26। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
अब देखते हैं यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म से रिलेटेड है तो उनसे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करवाता है, यानी जैसे कोई पूजा पाठ, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम या कोई भी धार्मिक चीज़ों पे देखते हैं रामलीला जैसे प्रोग्राम, कुछ भी ऐसी व्यवस्था करवानी है तो उसके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा, उसके लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि आप बिना किसी अदर व्यक्ति को परेशान किए एक सामाजिक तौर पर एक अच्छे ढंग से आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है वो आपको किस में मिलती है, अनुच्छेद नंबर 26 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 29 की तरफ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक में ऐसे लोगों को रखा गया है जो सामाजिक तौर पे देखा जाए किसी कास्ट के हिसाब से बहुत ही कम लोग हैं। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनके लिए या इनके हित के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि ऐसे लोगों को सुरक्षा देना, संरक्षण देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद नंबर 29 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद आपको मिलेगा अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अब पिछले समय से होते हुए शोषण के अंतर्गत ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि शिक्षा संस्थानों में उनकी स्थापना करने में, उनके प्रशासन, उनको चलाने में अल्पसंख्यक वर्गों का भी क्या है, रोल रहता है और वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि उनको ये एक तरह से अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 32, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। मतलब अगर हमारे पास जो अधिकार हैं उनमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए भी एक शर्तें हैं और वो शर्त का पालन हम किस में देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 में देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 36, बोले तो राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 से आपका स्टार्ट हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में आपको क्या मिलेगा, राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 40 की तरफ। और अनुच्छेद 40 में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। ठीक है, ये सारे आपको जो अनुच्छेद बताए गए हैं यहाँ पे इनमें से जो मेन तौर पे बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं वो सारे अनुच्छेदों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये अनुच्छेद आप पूरी तरह से याद करेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस प्रकार से होगा इसके बारे में आपको कौन सा अनुच्छेद बताएगा, तो इसके बारे में आपको मिलता है अनुच्छेद नंबर 40 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। मतलब खेतीबाड़ी करना और पशुपालन के संगठन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको मिलते हैं अनुच्छेद नंबर 48 में। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। तो देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण में होने वाले जो भी हानिकारक तत्व हैं उनसे हमें पर्यावरण को बचाना है और वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर का शिकार कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, उनकी रक्षा करने से रिलेटेड जो नियम कानून है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, अनुच्छेद 48 के काम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक में ऐसे स्मारक आ जाते हैं जो क्या हैं, जिन पर लोग घूमने फिरने गए उसको खराब ना करें। ठीक है, दूसरा स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय वस्तुओं में से जैसे देखते हैं कोई भी पब्लिक प्लेस है उसको हमें कैसा रखना है, सेफ रखना है। वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी, वहाँ पे किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। इन सारी चीज़ों से संरक्षण से रिलेटेड बातों को किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 49 में। ठीक है, आगे अनुच्छेद नंबर 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ा है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।